कराची में बड़े तसादुम का खतरा, घंटियां बजाई गई। क्या इल्जाम एमक्यूएम पर आ रहा है? फौज बुलाने का सवाल किसने पूछा? जमाते इस्लामी किस जगह पुलिस बुलाई गई? क्या होने वाला था और कैसे रुका? सैलाब, जलजला, अल्लाह का आजाब, अमाल की सजा या फिर कुदरत का इंतकाम? क्या होने वाला है परसों की तारीख में? ये तारीख किस लिए अहमियत रखती है? 1200 अरब की जगह 200 अरब कैसे आए, ये भी मंजर सामने आएगा। एक बड़े प्लांट पर कब्जे का मंसूबा किसने दिया? जोड़िया बाजार में भत्ते की पर्चियां किसने दी है? इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, आज के प्रोग्राम में मैं जो आपको बहुत बड़ी खबरें देने वाला हूं और उन तमाम खबरों का सिलसिला कहां आकर रुकेगा, जरा गौर से सुनिएगा। वो मामला कि जो कराची की सड़कों से शुरू होकर कश्मीर तक जाने वाला है, वो मामला जो पूरे पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। इसलिए आज का प्रोग्राम ज्यादा अहमियत रखेगा उन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए। डरिएगा नहीं। आम नेमतों से नवाजा है। कहां से शुरू करें? वहीं से शुरू करते हैं जिसका आपको आपको इंतजार है। और वो खबर यह है कि सबसे बड़ी अहम बात यह हुई है कि हफ्ते के रोज रात को एकदम कराची की बड़ी सड़कों पर, शाहराह फैसल पर, यकदम शाहराह पाकिस्तान पर फौरी तौर पर एक बैनर्स लगना शुरू हुए। मुझे भी मालूम है, आप भी जानते हैं कि ये बैनर्स शाहराह फैसल पर वैसे ही नहीं लग जाते। अगर ये बैनर्स की इजाजत ना हो तो आपको मालूम है कि जब अल्ताफ हुसैन साहब या किसी ऐसी जमात के बैनर लगते हैं तो वो फौरन हट जाते हैं। लेकिन मैंने सुबह रात को ये बैनर लगे, मैंने दोपहर को भी देखे, मैंने शाम को भी देखे। ये बैनर्स जुमे और हफ्ते की दरमियानी शमों पे लगते रहे और कहीं से भी नहीं। हैरतंगेज तौर पर ये बैनर्स उन जगहों पर भी लगे कि जहां पर पहले से ही मुख्तलिफ किसी भी प्रोडक्ट का बैनर या किसी जमात के बैनर लगे हुए थे, वहां पर भी लगे। आप कहेंगे ये बैनर्स ही तो लगे, कोई अल्ताफ हुसैन का बैनर थोड़ी लग गया कि फौरन हटे। आखिर इस बैनर्स में क्या था और उस बैनर से मामला कहां पर पहुंचे और उसके पीछे क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकदम से कराची के सड़कों पर बैनर लगे कि सूबे बनाए जाएं और महाजन नौजवान का नाम लिखा हुआ था। अब आप सीधा सीधा बात को समझ सकते हैं और इसका मकसद क्या हो सकता है। यकीनी तौर पर इसका रद्द अमल उसी तरीके से आया। सिंध के कई कौम परस्तों ने इस पर खुली तनकीद शुरू की और कहा कि यह टकराव बढ़ रहा है और इसकी वजह से सिंध भर में वहां पर न सिर्फ सोशल मीडिया पर सिंधी कौम परस्त जमातों की तरफ से, सिंधी बोलने वालों की तरफ से एक रद्द अमल आना शुरू हो चुका। नाम लिखा हुआ था महाजन, तो जाहिर सी बात है कि तनाव की कैफियत वाज़ेह तौर पर थी। कुछ सिंधी कौम परस्तों ने यहां तक लिख दिया कि इस सारे मामले के पीछे एमक्यूएम है। क्या वाकई में एमक्यूएम है? जिस जमात का नाम लिखा गया है उसका ताल्लुक किसी एक कोने से एमक्यूएम की एक जमात के एक रहनुमा के बेटे के हवाले से लिया जा रहा था। तो कहा गया कि ये उनकी तरफ से होगा, किसी ने कहा आफाक अहमद साहब की तरफ से होगा। लेकिन ये तनाव शुरू हो गया, ये तनाव जारी है। और ऐसे में जमाते इस्लामी के साथ फिर क्या हुआ, भत्ते की पर्ची कैसे आई और फिर आर्मी की बात क्या है, ये सब आगे चलकर बताने वाला हूं। लेकिन फिर सुनिए उसके बाद हुआ क्या। इतवार को कुछ एक आध जगह से बैनर हटा। सिंध इंतजामिया की तरफ से हटाया गया, सिंध कराची एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हटाया गया जिसके अंडर में वो बैनर्स आते हैं, केएमसी की तरफ से नहीं हटाया गया। एक आध जगह से हटा, बाकी सब जगह लगे। मामले की नौइयत को समझिएगा। इस मामले में तनाव की कैफियत बढ़ती जा रही है। सिंध हुकूमत ने इस वक्त अपनी मुकम्मल तवज्जो दी हुई है सैलाब पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त
गुड्डू पर हर जगह पर 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी जा रहा है। क्या ये सैलाब कराची को मुतासिर करेगा? क्या ये सैलाब हैदराबाद को मुतासिर करेगा? ये सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कराची को मुतासिर करेगा, तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन हैदराबाद इंपैक्ट पर आ सकता है, तो हां आ सकता है। सक्कर आ सकता है, आ सकता है। अब क्यों? क्योंकि इन्होंने हाथ उठा लिए हैं और ये कह रहे हैं कि 2 लाख क्यूसेक है, 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक आएगा, शायद रुकना ना मुमकिन हो। अभी से ही शनीक डैम की तो वजीर आला ने खुद ने कह दिया कि शनीक डैम जाने वाला है, तासुर ही किया। और यही लग रहा है ये सैलाब आज आया, 3 दिन पहले बचाव के काम कर रहे हो आप। मुझे ये बताओ कि मैं आपको ये बताता हूं कि महकमा आबपाशी को पिछले 15 सालों के अंदर 3000 अरब रुपए आबपाशी की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर खर्च हुए। जाके डेटा उठा के देख लीजिए, यकीन ना आए तो। सवाल ये बनता है पैसा गया कहां और अब 3 दिन के अंदर क्या तमाम बैंक बंद को ये महफूज बना सकेंगे? जवाब नहीं। वहां वजीर आला सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो कह रहे थे हम ये कर देंगे, हम यूं कर देंगे। उनसे पूछा कि पंजाब में जैसे ही सैलाब आया, दाखिल हुआ, रावी का पानी जैसे ही दाखिल हुआ, वैसे ही उन्होंने फौज आ गई, फौज ने सारा कंट्रोल संभाल लिया। तो क्या यहां फौज को आप बुलाएंगे? भाई ये सवाल पूछा है, क्या फौज आ रही है? क्या फौज को अब आपके पास वक्त है और वक्त गुजर गया। आज जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 सितंबर, कल से सैलाब सिंध में, तो क्या इंतजाम हो गए? और क्या फौज वाकई में आ रही और फौज आकर क्या सारा इंतजाम संभालेगी? ये सवाल बड़ा है। मैं आपको ये बात बार बार कह रहा हूं कि इस सवाल को आप हल्का मत लीजिएगा। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने मौजूद है और ऐसी सूरत हाल में फौज क्या वाकई में सैलाब के लिए आएगी और क्या उसे बुलाया जाना चाहिए? आप इस सवाल का जवाब नीचे लिखकर जरूर दीजिए कि क्या होना चाहिए, क्या वाकई में कंट्रोल हो सकेगा या इनसे नहीं हो सकेगा। अच्छा खैर, बात कहीं से कहीं चली गई, हमें पिछली बात पर वापस आना चाहिए। कराची के हुकूक के हवाले से अब यह बात ज्यादा गर्माहट इख्तियार करती जा रही है। जमात इस्लामी जो खुद कराची के 9 टाउन्स में मौजूद है, कल उसने कराची को हक दो के हवाले से मुजाहिरा किया, रैली निकाली। अब यह रैली को सुनिएगा, मेरी बात को गौर से समझिएगा। इस रैली को ये लेकर जाना चाहते थे वजीर हाउस यानी रेड जोन में। कहां पर? रेड जोन के अंदर ले जाना चाह रहे थे और रेड जोन ले जाने से पहले ही, उससे पहले ही ये इत्तला आ गई थी कि सीएम हाउस जाने के तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। वीडियो देखिए। जादूगरनी वहां मौजूद थी, खबर ले रही थी कि क्या वाकई में इस बार जमात इस्लामी वाकई में आगे बढ़ेगी और क्या वाकई में वो आगे वजीर आला हाउस पर जाकर धरना देगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले उन्होंने तकरीर करते हुए 5 सेकंड का क्लिप सुने, क्या कहते हैं मुनम साहब। कराची को लूटने वाले कौन है? ये वो जागीरदार और वडेरे हैं जो लोगों का खून चूसते हैं। 5 सेकंड का आपने क्लिप सुन लिया, 10 सेकंड का सुन लेते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा कि 500 अरब के मुताबिक। अब जब उन्हें जाने से रोका गया तो जमात इस्लामी ने वहां पर दे दिया धरना। फुटेज देखें। जमात इस्लामी ने दे दिया धरना। अब मैं ये समझ रहा था, सब समझ रहे थे, हाफिज दईमुर रहमान साहब का दौर वापस आ चुका है। 29 दिन का धरना सिंध असेंबली के बाहर होगा और शायद जमात इस्लामी हक दिलवा कर ही निकलेगी या फिर कोई मुआहिदा करेगी। रात गए मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है और यकीन दहानियों पर मुनम साहब अपने काफिले के साथ वापस चले जाते हैं। मैं सोचता रहा कि क्या हुआ ये। मैं सोचता रहा कि शायद वो ये बात करेंगे कि जनाब एनएफसी को आप नीचे और शिफ्ट करो, पीएफसी कर दो, यानी जितने प्रोविंसेस है उनका फाइनेंशियल आप कर दो। अब आपको मालूम है एक जमाना था, यानी 2006, 7, 8, 9 तक कराची शहर को ऑक्ट्राई की मद में एक भारी रकम खुद मौसूल होती थी।
آپ کو معلوم ہے اگر وہی فارمولا رہتا تو ان سالوں کے اندر کراچی شہر کو 1500 ارب صرف آکٹرائل میں ملتے، لیکن ملے کتنے؟ صرف 200 ارب۔ کتنے ملے؟ صرف 200 ارب۔ NFC کا اجلاس ابھی جو اس ہفتے ہونا تھا، میں بار بار خبر دے رہا تھا کہ بڑا معاملہ ہونے والا ہے، اسے سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے آگے پوسٹپونڈ کر دیا گیا، آگے پوسٹپونڈ کر دیا گیا۔ صوبوں کا معاملہ اپنی جگہ پھنسا ہوا ہے، لیکن کراچی شہر کے ساتھ یہ معاملہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ اب جماعت اسلامی کا تصادم بھی نہیں ہوا اور دھرنا بھی لمبا نہیں چلا اور کوئی بات بھی نہیں ہو سکی، تو میں کیا سمجھوں؟ گلاس توڑے 12 نے؟ نہیں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 نے نہیں۔ بات 12 نے کی نہیں ہے، بات ساری ہے کہ اس معاملے کو آگے اگر وہ ہر ایک اپنا ایک وزن رکھ رہا ہے، لیکن جماعت اسلامی کے پاس بھی تو 9 ٹاؤنز ہیں، وہ معاملہ کہاں جائے گا؟ لیکن اسے چھوڑیے، اس سے بڑا معاملہ یہ کہ کیا کراچی کو واقعی میں اس کا حق صوبائی حکومت دے پائے گی؟ جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان تصادمی کیفیت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن یہ آگے کوئی شدت اختیار نہیں کرے گی، معاملہ کسی اور طرف جائے گا۔ اب سیلاب کی خبریں آ رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، طوفان، بارش آ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا اللہ کا عذاب ہے، آفتیں ہیں، قیامت ہے۔ بالکل، عذاب اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جناب آپ یا تو دونوں صورتوں میں عذاب ہوتا ہے، یا تو آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں اور اللہ کے اس نظام کو چیلنج کریں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے نظام کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ آپ نے جو سیلابی پانی آتا تھا، جو دریا کا پانی آتا تھا، اس میں آپ نے آبادی بنا دی، قدرت کے نظام کو چیلنج کیا، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کیا، تو سزا آپ کو ملے گی۔ جب سزا مل رہی ہو تو بتانا بھی تو چاہیے۔ خبر دینے والے کا تو کام ہے کہ آ کر خبر دے گا کہ یہ سزا ملے گی، یہ سزا ہے، لیکن خبر دینے والے ہی جب چپ سادھ لے تو کیا ہوگا؟ جیو، آپ سدا جیو، لیکن میں جیو چینل کی بات کرتا ہوں، ARY۔ آپ کو معلوم ہے پنجاب میں اتنا سیلاب آیا، اتنی تباہ کاریاں مچی، اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا، لیکن میڈیا خاموش۔ وہ تو سوشل میڈیا کو دعائیں دینا کہ وہ بول رہا ہے، کیوں؟ میں جیو کی ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا، وہی بتاتے، وہ تو تعریفیں کر رہے جا رہا تھا کہ مریم نے یہ کر دیا، مریم نے یوں کر دیا، مریم نے یوں کر دیا، مریم نے یوں کر دیا۔ میں کبھی یوں دیکھوں، کبھی یوں دیکھوں، میں کبھی اپنی اسکرین میں سے یوں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بتاؤ تو صحیح سچ کیا ہے، لیکن کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ سب کے مفادات لگے ہوئے ہیں۔ وہ تو سوشل میڈیا بیان کر دے تو کر دے۔ سیم ایسا ہی مسئلہ سندھ کے اندر ہونے والا ہے، سندھ کے اندر ہونے والا ہے۔ یہ میڈیا کرپٹس، یہ لوگ یہاں تک بھرے، اور بھرنے والا کوئی اور نہیں، یہی لوگ ہیں، نہیں ذوالفقار مرزا یا کوئی اور، یہ نہیں بتائیں گے، لیکن میری جادوگرنی آپ کو بتاتی رہے گی کہ سندھ میں تباہکاریاں کس طریقے سے ہوئی اور ان لوگوں نے اپنے اوپر آئے ہوئے عذاب کو عوام پر کیسے منتقل کیا۔ یہ ایک بڑی خبر ہوگی۔ اگلی خبر کی طرف چلیں، ورنہ میرا تسلسل یہاں سے ٹوٹ کر وہاں چلتا رہے گا۔ بڑی خبر یہ کہ کراچی کے ایک اور علاقے کے اندر جوڑیا بازار، جہاں پر امن کمیٹی نے کروڑوں اربوں روپے کا بھتہ لیا تھا، ایک بار پھر بھتے کی پرچیاں آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ روز بھی خبر دی تھی کہ کراچی میں ایک بلڈر کے یہاں باقاعدہ فائرنگ کی گئی، 2 افراد زخمی ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کون دے رہا ہے بھتے کی پرچیاں اور کون روکے گا انہیں؟ تو ہی سوالات ہیں نا، کون دے گا پرچیاں؟ کیا وہی امن کمیٹی، وہی وہاں کا مافیا، کیا وہی نظام؟ تو آپ کہیں گے ہاں، لیکن چہرے بدل چکے ہیں، اب چھوٹے بچے بڑے ہو گئے، ہاتھ کس کا ہے؟ روکے گا کون؟ روکے گا کون؟ وہ سندھ حکومت جو کہتی رہی کہ ہم نے امن قائم کر دیا، بھتہ نہیں آ رہا، لیکن ہر دوسرے ہفتے بھتے کی اطلاع آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس کراچی میں بلڈر کے گھر پر پرسوں فائرنگ کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، جہاں پر بلڈر کے یہاں پر 2 افراد زخمی ہوئے، اللہ اللہ کر کر وہ FIR درج ہوئی، لیکن تاحال ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ شہر میں آپ جانتے سب کچھ ہے، معلومات آپ کو سب ہوتی ہے، لیکن اس مافیا کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ جوڑیا بازار کا تاجر جہاں اربوں روپے کا روز کاروبار ہوتا ہے، روز پرچی آ رہی ہے، میں آپ کو بینر دکھا رہا ہوں جو دکانداروں نے پریشان ہو کے لگایا۔ دکاندار کب لگاتا ہے؟
کہ جب पुलिस के पास जाए पुलिस ना सुने, जब हुकूमत के पास जाए उसके पास जवाब ना दे, तो फिर ये होता है ना. जब आपने सबको छूट दे दी है तो फिर ये मामला हो रहा है, और ये शिद्दत के साथ हो रहा है. एक तरफ इस शहर में, कराची शहर के अंदर आप लोगों को हुकूक ना दें, फिर आप स्ट्रीट क्राइम को ना रोक सके, आप दवा ना दे सके, अब्बासी हॉस्पिटल में डॉक्टर मुजाहिरे कर रहे हों, और फिर उसमें ये माफिया भी काम कर रहा हो. आपको मालूम है हद यहां ये हो गई है कि खुद सिंध हुकूमत के प्रोजेक्ट्स पर माफिया कब्जा करने लगा है. ये केमाड़ी टाउन का एक किस्सा मैं आपको 1-2 दिन के अंदर सुनाऊंगा. वहां पर एक वाटर फिल्टर प्लांट लगा था, उसकी एकड़ों की जमीन पर कब्जा हो गया. और किसने किया? वही डीसी केमाड़ी ने. बताऊंगा बाद में, अभी बहरहाल मौजूद नहीं है, अभी मौजूद नहीं है. तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज की बड़ी खबरों में अहम खबर है कि भत्ता माफिया कायम, तसादुम की कैफियत, माहौल खराब. हाँ, केस रह गया, और उस केस के बगैर कैसे गुजारा होगा? जाहिर है इससे सब लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए केस बनाया गया, यानी कि सईद गनी के भाई फरहान गनी पर जो केस हुआ था. और बाद में जहां केस बना वहीं रातों रात उनकी रिहाई हो गई. अदालत मुंह तकती रही, अदालत मुंह तकती रही. तो वो क्या करना है, जो चाहे आपका करिश्मा सास कीजिए, कौन पूछेगा? आप पकड़े छोड़ दें, आपकी मर्जी है. मैं कौन होता हूं? यहां का निजाम ही है ना. अब लेकिन अदालत ने कहा है कि जनाब ये बताइए, इनके ऊपर 497 यानी रात को ही इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे में एक शख्स गिरफ्तार. अदालत ने तलब किया हुआ, थाने के अंदर बंद, रात को ही छोड़ दिया गया, थाने से छोड़ दिया गया. बताइए 497 कैसे होगा? अब उसके लिए 2 तारीख को बुलाया गया है. खबर या नहीं? खबर ये कि 2 तारीख को मुद्दई सोहेल साहब, हाफिज सोहेल साहब, आगे का नहीं लिखा हुआ नाम, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है, हाफिज सोहेल साहब और फरहान गनी साहब, क्या दोनों जिस पर इल्जामात है वो, जिस पर केस है वो, अदालत के रूबरू पेश होंगे और कहेंगे कि हमने इस केस को सी क्लास किया. ये वो सवाल है कि इस्दादे दहशतगर्दी का मुकदमा क्या वापस हो सकता है? और जो इस्दादे दहशतगर्दी इज एक्ट ऑफ अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इस्दादे दहशतगर्दी का मतलब यही होता है ना. दहशतगर्दी का मतलब क्या होता है? सिंपल कत्ल का मतलब होता है, इक़दाम कत्ल अलग होता है. लेकिन जहां दहशतगर्दी, जहां पर 370A लग जाए, इसका मतलब है रियासत इन्वॉल्व हो जाती है या हुकूमत इन्वॉल्व हो जाएगी. ये तो यही है ना. और उसका फैसला रातों रात सी क्लास हो जाए. तो ये तो पूछे कि 497 इस पे लग सकता है, यानी 370A पे लग सकता है कि लग सकता है. अब सवाल ये कि ये दोनों पेश होंगे नहीं होंगे. अब यह खबर मैं आपको दूंगा अगले व्लॉग के अंदर, क्योंकि मेरी इतला कुछ और है. कि मेरी इतला ऐसी है कि आपको मैं क्या बताऊं. मेरे पास बड़ी कंफर्म इतला है एक चीज की, कि ये पेश होंगे या नहीं होंगे और कौन कहां होगा, ये मेरे पास इतला है. लेकिन ये मैं दूंगा आपको. जरा एक कंफर्मेशन रह गई है, एक टिकट मिलना है. बस वो टिकट मिल जाएगा तो मेरे पास कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये हो गया. इशारा आपको दे दिया मैंने. तफसील आपको अगले व्लॉग के अंदर बताऊंगा जब मेरे पास पक्का सबूत आ जाएगा. अगर सबूत की बात मैं करता नहीं. जी का अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुशो खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे. आपकी दुआओं का तालिब हूं, और साथ साथ आपके चैनल सब्सक्राइब करने का भी तालिब हूं. कर लो भाई, हमें भी लाख तक जाने दीजिए. डरिए नहीं, कोई नहीं लापता करेगा. और इतना डरते हैं तो फिर जीते क्यों हैं? तो जीने के लिए शर्त यह है कि मौत से लड़ा जाता है, वही शख्स जी पाता है. डरिए नहीं, सब्सक्राइब करें. इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद.